हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल हैं सभी के? एकदम बढ़िया। तो मैं हितेश शर्मा स्वागत करता हूं आपके इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म LHS फिजिक्स पॉइंट में। जैसा कि हमारी BSc फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की जो मैकेनिक्स बुक है उसका यूनिट नंबर 1 की चैप्टर नंबर 3 हमारे पास चल रहा था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस प्रकार से हमने पृथ्वी की सतह पर यदि कोई स्थिर कण है जो कि लैम्डा अक्षांश पर स्थित है पृथ्वी के केंद्र से, तो उसके कारण कौन सा आभासी गुरुत्वीय त्वरण लग रहा था, यानी जी लैम्डा। ठीक है, यानी हम कहें तो अपकेंद्रीय त्वरण वहां लग रहा था। अब हम जानते हैं कि अपकेंद्रीय त्वरण कैसा है, एक आभासी त्वरण है। ठीक है, जिसे फिर हमने उसको देखा कि किस प्रकार आभासी त्वरण और वास्तविक त्वरण की दिशाओं का वर्णन किया हमने। ठीक है, डायरेक्शन का वर्णन किया, भूमध्य रेखा पर जाकर देखा और हमने ध्रुवों पर जाकर भी इसका डिटेल से अध्ययन किया। 2 पार्ट्स में हमने इसको कंप्लीट किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को दोनों जो पार्ट हैं वो समझ में आए होंगे। उनके जो डायग्राम थे जो कि मैंने 2 बार समझाया था आपको, वो भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस हम कुछ भी नहीं करेंगे, वो का वो हमारे पास डायग्राम रहेगा, ओमेगा हमारे पास फिक्स रहेगा। यदि कभी भी अर्थ से रिलेटेड बात होगी तो मैं फिर बता दूंगा कि ओमेगा फिक्स क्यों है। ठीक है, फिर आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से यदि वही कण हमारे पास गतिशील हो जाता है। ठीक है ना, ये वही कण गतिशील हो जाता है तो अब आपको पता होगा कि वही कण गतिशील है। ठीक है, तो उस पर कोरिलियस फोर्स लगेगा। तो आज हम कोरिलियस फोर्स ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारे पास पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में गतिशील कण पर कोरिलियस बल का प्रभाव। अब देखिए, यदि कण स्थिर होता है तो हमें कोई डायरेक्शन नहीं पता होती कि मतलब वो स्थिर है तो हमें क्या उससे मतलब है कि वह कौन सी दिशा में गति करे, समझ में आया। लेकिन जब कण गतिशील है तो वह किस दिशा में कर रहा है गति, ये तो हमारे को पता होना चाहिए। कंडीशन ऑलरेडी दे रखी है कि जो कण है वो क्षैतिज दिशा में ही गतिशील है। अब क्षैतिज दिशा का इफेक्ट क्या होगा वो हम सब डिटेल से जानेंगे। इंटरेस्टिंग लेक्चर है, एंड तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। ठीक है, तो आज का लेक्चर है हमारे पास पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में गतिशील कण पर कोरिलियस बल का प्रभाव। सबसे पहले मैं थ्योरी लिखता हूं, फिर उसके बाद छोटा सा डायग्राम जो कि 2 लेक्चरों में चल रहा है लगातार वही बनाएंगे हम। आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा मैं उसका, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं गतिशील कण के कारण। अब हमारा जो कण है वो इस बार गतिशील है। गतिशील कण के कारण, गतिशील कण के कारण पृथ्वी पर कोरेलियस बल के प्रभाव को समझने के लिए, पृथ्वी पर कोरेलियस बल के प्रभाव को समझने के लिए हम वहीं P बिंदु पर कोई कण ले रहे हैं जो कि लैम्डा अक्षांश पर स्थित है। लिए गतिशील कण के कारण पृथ्वी पर कोरिलियस बल के प्रभाव को समझने के लिए हम P बिंदु पर जो कि ऐसे कैसे लिखेंगे आप, जो कि पृथ्वी के केंद्र से लैम्डा अक्षांश पर स्थित है। लैम्डा अक्षांश पर स्थित है, समझ में आया। लैम्डा अक्षांश की भी डेफिनेशन दे दी थी मैंने। किसी भी पृथ्वी के सतह पर यदि कोई कण है तो पृथ्वी के केंद्र से मिलाने वाला जो सदिश है उसका भूमध्य रेखा के साथ कोण ही क्या कहलाता है, बोलिए, लैम्डा अक्षांश, यानी अक्षांश कहलाता है। अब हमने उसको नाम दे दिया लैम्डा अक्षांश, समझ में आया। तो केंद्र से लैम्डा अक्षांश पर स्थित है तथा कण क्षैतिज दिशा, याद रखेंगे कौन सी दिशा में। अब गतिशील होगा तो आप कभी भी गति करते हैं तो आपको पता तो होता है ना कि आप सीधा चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, लेफ्ट चल रहे हैं या राइट चल रहे हैं। तो इसलिए कण इस बार गतिशील है तो किस दिशा में है, क्षैतिज दिशा में, तथा कण क्षैतिज दिशा में v वेग से क्या है, गतिशील है। क्षैतिज दिशा में v वेग से गतिशील है।
v वेग से गतिशील है। समझ में आया? गतिशील कण के कारण, दोबारा देखिए, पृथ्वी पर कोरिलियस बल के प्रभाव को हमें समझना है। ये तो हेडिंग थी, वैसे ही लिखा हूं मैं। अब हम क्या करेंगे, वही P बिंदु लेंगे हम पृथ्वी की सतह पर। याद करें लास्ट के डायग्राम को, जो कि पृथ्वी के केंद्र से लैम्ब्डा अक्षांश पर, मैंने इसके बारे में भी यहाँ चर्चा कर दी है। तथा कण क्षैतिज दिशा में v वेग से गतिशील। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि क्षैतिज दिशा में है तो इसका अर्थ क्या है, वो भी मैं समझाऊंगा, देखिए आगे। तथा कण क्षैतिज दिशा में v वेग से क्या है, गतिशील है। अब देखिए, पहले मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं, वहीं पिछले वाला। ये देखिए हमारे पास ये क्या थी, एक अर्थ थी यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा डायग्राम सही नहीं बना, ये लीजिए आपका ये रहा डायग्राम, ठीक है। ये अर्थ थी हमारे पास। यहाँ पर क्या था हमारे पास, एक क्या थी, ठीक है। ये जो अक्ष है उत्तर से दक्षिण दिशा को मिलाने वाली अक्ष के सापेक्ष पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस प्रकार से हमारे पास रोटेट करती है। समझ में आया? पश्चिम से पूर्व की ओर। ये क्या थी हमारे पास, भूमध्य रेखा थी। अब यहाँ पर मैं कोई कण ले रहा हूँ, लेकिन इस बार वो क्षैतिज दिशा में गतिशील है, ठीक है। ये कण है जो कि लैम्ब्डा अक्षांश पर स्थित है, बता दिया हूँ मैं पहले भी, लैम्ब्डा अक्षांश पर स्थित है। अब यहाँ पर भी हम वही एक फ्रेम की रचना करेंगे। फ्रेम क्या होगा, ये वही क्या होगा, एक्स अक्ष होगा, यानी एक्स डैश। अब हम गतिशील को एस डैश ही ले रहे हैं, तो यहाँ भी वही लेंगे, एक्स डैश, ठीक है। जो कि किस दिशा की ओर था, पूर्व दिशा की ओर। बिल्कुल लास्ट लेक्चर में जो हमारे पास डायग्राम था वो का वो है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। चेंज किस में हुआ है, कण इस बार गतिशील है, कण इस बार गतिशील है, बस। और वही हमारे पास जो जेड डैश था इस प्रकार से, वो क्या था, ऊर्ध्वाधर था, यहाँ पर भी ऊर्ध्वाधर है। और हमारे पास जो वाई अक्ष था, वाई डैश, वो भी क्या है इस बार, उत्तर दिशा की ओर है, जो कि पिछले जो चित्र था उसमें भी वह उत्तर दिशा की ओर था, बिल्कुल सेम है। और यहाँ पर मैं ओमेगा लाया था, आपको पता है, कारण भी उसका बता दिया है लास्ट लेक्चर में, कि इसके मध्य यहाँ कोई क्या था, सदिश था, जिसको मैं ओ डैश नाम दिया था। ये पृथ्वी का केंद्र ओ है, इसकी दूरी कितनी है, आर है, इसकी कितनी है, आर, कैपिटल आर। ये रेडियस है अर्थ की, और ये बिंदु पी जो है हमारे पास, उसकी ओ डैश से दूरी है। बिल्कुल समझ में आ गया, लास्ट वाला डायग्राम ही है। अंतर क्या हुआ है, अंतर ये हुआ है कि ये जो कण है ना हमारे पास, ये वाला, वो क्या हो रहा है, गतिशील। अब गतिशील हो रहा है, और हमें पता भी है क्षैतिज दिशा में हो रहा है, तो इसके फर्क देखेंगे अब हम क्या है। वही एक्स डैश पूर्व दिशा की ओर, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में भी वही था। जेड डैश कहाँ था, ऊर्ध्वाधर था, पृथ्वी के बिल्कुल ऊर्ध्वाधर, ठीक है। पृथ्वी के क्या था, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर था, तो यहाँ पर भी क्या है, ऊर्ध्वाधर है। और हमारे पास जो वाई डैश था वो उत्तर दिशा में था, यहाँ पर भी क्या है, उत्तर दिशा में है, ठीक है। अब इस बार क्या है, कण गतिशील है। ये वही लैम्ब्डा है, तो ये भी क्या है, लैम्ब्डा है। ये 90 माइनस लैम्ब्डा था, और ये भी क्या था, फिर लैम्ब्डा था। समझ में आया? ये सब प्रोसेस मैंने आपको लास्ट 2 लेक्चर्स में बताता हुए आ रहा हूँ, और आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम वापस लिखते हैं यहाँ पर चित्रानुसार। हालांकि ये दोनों, ये जो चित्र है उसको मैं 2 लेक्चर में दोबारा से बता दिया हूँ, और आज फिर से तीसरी बार बता रहा हूँ। चित्रानुसार हम P बिंदु पर, चित्रानुसार हम P बिंदु पर एक फ्रेम की रचना करते हैं। कर दी रचना, एक फ्रेम की रचना करते हैं, एक फ्रेम की रचना करते हैं, जो कि कर दी, जहां एक्स डैश किधर है, पूर्व दिशा की ओर, जो कि लास्ट 2 लेक्चर में भी पूर्व की ओर ही था। एक्स डैश पूर्व दिशा, वाई डैश उत्तर दिशा, और जेड डैश कहाँ है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। तो ये तो थी हमारी लैंग्वेज। क्या है, दोबारा देखेंगे। गतिशील कण के कारण पृथ्वी पर कोरिलियस बल के प्रभाव को समझने के लिए हमने P बिंदु लिया, जो कि पृथ्वी के केंद्र से लैम्ब्डा अक्षांश पर स्थित है। जिसको भी डायग्राम समझ में आ गया है उसके लिए लास्ट के 2 लेक्चर, आज का लेक्चर और आने वाले लेक्चर बिल्कुल ईजी हैं, ठीक है। अब देखिए, लैम्ब्डा अक्षांश पर स्थित है,
तथा कण क्षैतिज दिशा में v वेग से गतिशील है। चित्रानुसार हम P बिंदु पर एक फ्रेम की रचना कर दी है, जहां x डैश पूर्व की ओर मैंने ऑलरेडी बता दिया था, z डैश ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है और y डैश जो है वो किधर है, उत्तर दिशा की ओर है। अब ये जो एक कंडीशन दे दी, अब देखो मैंने बता दिया था कि जो हमारे पास ओमेगा रहेगा वो फिक्स रहेगा। क्यों? अब ओमेगा की वैल्यू निकालो यदि आप इसमें से भी, तो ओमेगा के लिए आप क्या लोगे, ये वाला डायग्राम लोगे अलग से, ये वाला, ठीक है, ये वाला ही लोगे। और इसमें ओमेगा के यहाँ तो घटक क्या हो जाएंगे, कोस में, और इसके लंबवत क्या हो जाएंगे, साइन में, क्योंकि दोनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत हैं। तो जिस अक्ष के साथ कोण बनाता है वहाँ क्या होता है, लैम्डा। तो ये तो क्या हो जाएगा, ओमेगा कोस लैम्डा और वाई डैश का एकांक सदिश जे कैप डैश प्लस यहाँ ओमेगा साइन लैम्डा के कैप डैश। ऑलरेडी ओमेगा का मान मैंने फिक्स बताया था, आपको याद भी होगा, ठीक है। तो यहाँ ओमेगा का मान तो फिक्स है। अब आप पहले यहाँ तक नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं कि क्षैतिज दिशा में होने के कारण इस पर फर्क क्या पड़ा है, आगे देखते हैं। यहाँ तक आप नोट करें, कर लिया नोट, मिटा दें। चलिए अब देखिए, यहाँ पर मैंने बता दिया कि ओमेगा तो क्या है, फिक्स है। अब ये तो थी हमारे पास थ्योरी कि हमें करना क्या है, वो हमें पता चल गया है। क्या देखना है, कोरिलियस बल का प्रभाव। अब आप पहले कोरिलियस बल का फॉर्मूला देखेंगे मेरे साथ। कोरिलियस बल का जो फॉर्मूला है वो होता है FC वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 2m ओमेगा इंटू v डैश वेक्टर। ये होता है कोरिलियस बल का फॉर्मूला। हमें जो प्रूफ करना है ना वो है कि पृथ्वी में क्षैतिज दिशा में गतिशील कण पर कोरिलियस बल, इसका मान निकालना है। किसका, ओमेगा और v डैश का, ओमेगा और v डैश का। अब ये जो कण है वो गतिशील है, डायग्राम वो का वो है, सब मान वो के वो है, ओमेगा भी वहीं आएगा, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू मैंने बताई थी फिक्स, और अभी भी बता दिया हूं, ये वाला डायग्राम हमें लेना है जिस अक्ष के साथ कोण बनता है वहां ओमेगा कोस लैम्डा जे कैप डैश, यहाँ पर ओमेगा साइन लैम्डा के कैप डैश। अब ओमेगा की वैल्यू तो हमें पता है, यहाँ लिख देंगे हम कि ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा कोस लैम्डा जे कैप डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के कैप डैश। अब हमें चाहिए वी डैश की वैल्यू। वी डैश कैसे फाइंड करें, वी डैश वेक्टर हम कैसे फाइंड करें, देखिए अब मैं इसको बताता हूँ। कंडीशन क्या है कि कण क्षैतिज दिशा में गतिशील है, क्षैतिज दिशा में गतिशील है। अब देखेंगे आप, अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से z जो है वो क्या है, ऊपर की ओर है। मेरे z कहाँ है, ऊपर की ओर है, ठीक है। मतलब ये है हमारे पास zx, ये क्या है zx जो कि ऊपर की ओर है। ये क्या है हमारे पास yx, और ये क्या है xx, जो कि मैंने लास्ट के 2 लेक्चर में बताया था कि xx क्या है, पीछे की ओर है, xx क्या है, पीछे की ओर। इस प्रकार से समझ में आया। ये तो क्या है बोलिए, zx, ये क्या है हमारे पास yx, और ये क्या है xx जो कि पीछे की ओर थी। तो हमने जब कण स्थिर था तब कौन सी x काम में ली थी, केवल कौन कौन सी ली थी बोलिए, एक तो yx और एक zx, क्योंकि प्लेन के मध्य ही क्या बन रहा था, एंगल बनता है। लेकिन अब कण बोल रहा है क्षैतिज दिशा में। क्षैतिज दिशा में देखिए, अब आप देखेंगे इसी डायग्राम को मैं ऐसे दिखाता हूँ। x पीछे की ओर है, अभी भी याद रखना है, x पीछे की ओर है, ये yx, ये zx। अब कण मेरे पास यहाँ है सेंटर में, जहाँ तीनों पॉइंट्स मिल रहे हैं ना वहां पर है। अब ये जो कण है आप मेरे को बताएंगे, क्षैतिज दिशा का मतलब है समतल, यानी 1D 2D या 3D। 3D का तो कोई मतलब ही नहीं है, या तो 1D में चलेगा या 2D मोशन होगी। क्षैतिज दिशा में चलने का मतलब है कि समतल जो कि स्थान घेरती है। और हम पता है कि क्षैतिज दिशा में जब कोई कण होता है ना, वो या तो x में चलता है या y में चलता है, क्योंकि z तो 3D आ जाती है, मतलब वो एयर में होती है, तो उसमें तो कण जाने का कोई सवाल ही नहीं है। तो कण यहाँ पर है। दोबारा देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था zx ऊपर है, ये yx है, ये xx पीछे की ओर है मेरी तरफ, समझ में आया। जो कि यहाँ डायग्राम में भी वही है, x डैश को मैं डैश डैश से क्यों दर्शा रहा हूँ, ये पीछे की ओर है, z डैश ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, y डैश साइड में है, ठीक है। ये इस प्रकार से ये वाला डायग्राम था। अब कण यहाँ है, अब वो क्षैतिज दिशा में क्या चल रहा है, गतिशील है। क्षैतिज जो दिशा है उसमें गतिशील है। अब इसमें कौन कौन से अक्ष होंगे, अब इसमें अक्ष होंगे x अक्ष और y अक्ष, क्योंकि कण यहाँ है ना बिल्कुल सेंटर में है। देखिए बिल्कुल कहाँ है, सेंटर में। तो या तो कण इधर चलेगा, फिर या कण इधर चलेगा। ऊर्ध्वाधर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है, या तो कण इधर जाएगा या कण इधर जाएगा, क्योंकि क्षैतिज दिशा की जब बात होती है तो आप याद रखेंगे कि वहाँ नॉर्मली x अक्ष और y अक्ष की ही बात होती है। तो कण यहाँ है, कंडीशन दे दी क्षैतिज दिशा,
तो या तो वो एक्स एक्स की तरफ चलेगा या हमारे पास या तो वो वाई एक्स की तरफ चलेगा या किधर चलेगा एक्स एक्स की तरफ। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इसमें जो वेग के जो गुणांक आएंगे ना हमारे पास वो कौन कौन से में आएंगे, आई कैप और जे कैप में। तो हमारे पास वी डैश का जो मान आएगा वो आएगा एक्स एक्स का तो एकांक सदिश क्या है आई कैप, तो आई कैप डैश और एक्स दिशा में वेग को क्या बोलेंगे हम वी एक्स प्लस, यदि वाई दिशा में बात हो तो वाई दिशा में क्या हो जाएगा जे कैप डैश और वाई दिशा में वेग को वी वाई डैश, यहां हम क्या लगा देंगे डैश लगा देंगे। तो ये आ गया है हमारे पास v का मान। ये किसका मान आ गया है हमारे पास v का मान आ चुका है। देखिए दोबारा देखेंगे, एफ सी का मान ये है, ओमेगा फिक्स रहता है हमेशा, मैंने बता दिया। अब v डैश की बारी आई तो जब भी कण क्षैतिज दिशा में गतिशील होगा तो हम समझेंगे या तो वो एक्स एक्स की तरफ जाएगा या वाई एक्स, क्योंकि जेड ऊर्ध्वाधर जाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो क्षैतिज दिशा में गतिशील होता है ना कण वो या तो 2D में चलता है या 1D, 3D में तो जेड आ जाता है, तो जेड में तो कोई मतलब ही नहीं है, या तो वो एक्स एक्स की ओर चलेगा या वाई एक्स की ओर, जो कि मैंने अभी आपको समझा दिया है। तो एक्स एक्स की तरफ जो वेग है वो वी एक्स है और वाई एक्स की तरफ वी वाई है। चूंकि निर्देश तंत्र एस डैश है तो वी एक्स डैश और वी वाई डैश। अब सिंपल सी बात है कि एक्स जो डैश अक्ष है, एक्स डैश जो अक्ष होती है उसका एकांक सदिश आई कैप डैश ये रहा, और वाई डैश जो अक्ष होती है उसका एकांक सदिश क्या है जे कैप डैश है। समझ में आया? तो इस प्रकार इसको एकांक जो सदिश है उनके साथ मैंने लिख दिया है। तो वी डैश यानी क्षैतिज दिशा में गतिशील कण है तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष में उसका मान होगा, एक्स अक्ष में वेग वी एक्स, वाई अक्ष में वी वाई, और उनके एकांक सदिश आई कैप और जे कैप मैंने यहाँ रख दिए हैं। अब हमारे पास ओमेगा भी आ चुका है, वी डैश भी आ चुका है। अब हम सिंपल इसको हल करना है और हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा कोरिलियस बल का गुणांक। फिर हम कोरिलियस बल के जो मान आएंगे उसके हम क्षैतिज घटक भी देखेंगे और ऊर्ध्वाधर घटक भी देखेंगे। ठीक है, अब देखिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर वी डैश को लिख दीजिए। वी डैश क्या है हमारे पास, वी डैश वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप डैश वी एक्स डैश प्लस जे कैप डैश वी वाई डैश, यही है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, डायग्राम को समझ में बिल्कुल आ गया है आपके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओमेगा का मान हमेशा फिक्स रहता है। मेन जो यहाँ पर समझना है वो है वी डैश कि ये कैसे आया। कण क्षैतिज दिशा में गतिशील था और हम जानते हैं कि जब भी कोई कण क्षैतिज दिशा में गतिशील होता है तो दो ही अक्ष एक्टिव होती है, एक्स एक्स और वाई एक्स, क्योंकि जो मोशन होती है वो या तो 1D में होगी या 2D में, 3D का कोई सवाल नहीं, जेड एक्स में वो जाएगा नहीं। इसलिए एक्स एक्स और वाई एक्स एक्टिव हुए, एक्स एक्स की तरफ वी एक्स, वी वाई वाई एक्स की तरफ, और उनके एकांक सदिश आई कैप जे कैप के मैंने रूप में पूरा लिख दिया है। अब देखिए तो अब हम निकालने जा रहे हैं एफ सी वैक्टर। तो इसको हम बिल्कुल किस विधि से हल करेंगे, इस प्रकार से हम करेंगे मैट्रिक्स के रूप में। सदिश गुणा है, ये आई कैप डैश है, ये जे कैप डैश है और ये क्या है के कैप डैश है। ठीक है, अब देखिए आई के पद देखेंगे किस में, ओमेगा में। ओमेगा में तो आई का पद है ही नहीं तो क्या आ जाएगा 0। जे कैप का है क्या कोई, जे कैप डैश का बिल्कुल है, क्या है ओमेगा कोस लैम्डा। क्या के कैप का है, बिल्कुल है, क्या है ओमेगा साइन लैम्डा। चलिए अब बात आती है वी डैश की। तो वी डैश की जब हम बात करते हैं तो आई कैप डैश का गुणांक क्या है बोलिए, वी एक्स डैश। जे कैप डैश का क्या है वी वाई डैश, और के कैप डैश का क्या है 0। अब आपको ये जो हल है वो आपको आता होगा कि किस प्रकार से हम हल करते हैं। तो देखिए एफ सी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस के 2m को तो मैं बाहर ले रहा हूँ, ठीक है, और आई कैप डैश को भी मैं क्या ले रहा हूँ बाहर। आई कैप डैश के गुणांकों का अब हम कल हल करने वाले हैं। आई कैप डैश बार है यहाँ पर, तो जब भी हम हल करते हैं तो इसको ढक लेंगे, इसको ढक लेंगे। ठीक है, बचा क्या ये, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं पहले इसको। तो इसको जब किया तो क्या आया 0, माइनस का चिन्ह आता है। फिर हम करते हैं इसको, तो जब मैं इसको करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा ओमेगा वी वाई डैश साइन लैम्डा। समझ में आ गया। अब आएगा जे कैप डैश की बारी। तो जे कैप डैश होता है माइनस का, मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया है क्यों होता है, क्योंकि ये चलता है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस,
प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से चलता है। तो प्लस माइनस यानी जे कैप डैश माइनस का है। अब जे कैप डैश की जब हम हल करते हैं तो जे कैप डैश क्या होता है, हम इसको कवर कर लेंगे, इसको कवर कर लेंगे, ये इससे गुणा होगा 0, फिर चिन्ह किसका आता है, माइनस का, फिर ये इससे गुणा होगा तो ओमेगा वी एक्स डैश कितना, साइन लैम्डा। समझ में आया। अब के कैप डैश की बारी है तो प्लस माइनस प्लस यानी प्लस का क्या आएगा, के कैप डैश। अब देखिए के कैप डैश के लिए हम इसको कवर कर लेंगे, इसको कर लेंगे, इसको इससे गुणा करूंगा तो 0, फिर क्या आएगा माइनस, जब माइनस आएगा इसको इससे गुणा करूंगा तो ओमेगा वी एक्स डैश कोस लैम्डा, ओमेगा वी एक्स डैश कोस लैम्डा, और ये हम इसको बंद कर देंगे। अब हम इसको और आगे हल करते हैं। एफ सी वेक्टर इज इक्वल टू, अब देखिए सबको यदि मैं हल करता हूं तो एक बार मैं लिख देता हूं, माइनस का 2m बाहर है, ये माइनस का कितना हो जाएगा, ओमेगा वी वाई डैश साइन लैम्डा आई कैप डैश। ठीक है, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का ओमेगा वी एक्स डैश साइन लैम्डा जे कैप डैश, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस का ओमेगा वी एक्स डैश कोस लैम्डा के कैप डैश, और ये हम इसको बंद कर देते हैं। समझ में आया। इसको हल किया है, 0 में से जाएगा तो एज इट इज आया, 0 में से जाएगा तो एज इट इज, लेकिन माइनस माइनस प्लस, 0 में से जाएगा तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया है ओमेगा वी एक्स डैश कोस लैम्डा के कैप डैश। अब देखिए, अब हम एक स्टेप और चल रहे हैं। एफ सी वेक्टर इज इक्वल टू, यहां से ओमेगा 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 सब में कॉमन है, ले लीजिए 2m ओमेगा कॉमन ले लिया मैं। दोबारा देखिए स्टेप यहाँ इंपॉर्टेंट है, मैं ओमेगा 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 तीनों पदों में कॉमन है, मैंने बाहर निकाल लिया है ओमेगा को, लेकिन ये जो माइनस चिन्ह है इसको अंदर गुणा कर दिया, तो जब ये माइनस चिन्ह इससे गुणा होगा तो प्लस होगा। ओमेगा मैंने कॉमन ले लिया है तो बचेगा क्या मेरे पास, वी वाई डैश साइन लैम्डा आई कैप डैश। जब ये माइनस चिन्ह इससे गुणा होगा प्लस से तो माइनस होगा, और ओमेगा बाहर आ चुका है कॉमन, तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पर, वी एक्स डैश साइन लैम्डा जे कैप डैश। समझ में आया। ओमेगा ऑलरेडी बाहर है, माइनस माइनस से गुणा होगा तो प्लस आएगा, और मेरे पास बचेगा ओमेगा वी एक्स डैश कोस लैम्डा के कैप डैश। ओमेगा नहीं आएगा, ओमेगा क्या है, कॉमन है, और हम इसको बंद कर देंगे। यहाँ पर क्या किया है मैंने, ओमेगा मेरे को तीनों में कॉमन दिखा, मैंने बाहर ले लिया, माइनस चिन्ह इन तीनों से क्या कर दिया है, गुणा कर दिया है। इसको समीकरण नाम देंगे ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिसको यहाँ तक समझ में आ गया है उसका जो ये टॉपिक है क्लियर हो गया है, यहाँ तक आप नोट करें, उतार लिए। अब मैं इसको एक बार और समझा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, सभी इनकी नज़रें बोर्ड पर होंगी। हमारे पास कोरिलेस फॉर्मूला ये था, ओमेगा हमेशा फिक्स रहेगा जब भी अर्थ की बात होगी। वी डैश कैसे निकाला, क्षैतिज दिशा के कारण एक्स एक्स वाई एक्स एक्टिव हो जाते हैं, एक्स एक्स की दिशा में वेग वी एक्स, वाई एक्स की दिशा में वेग वी वाई, और उनको एकांक सदिश जो उनके गुणांक थे, ठीक है, उनके रूप में मैंने लिख दिया है। अब देखिए फिर मैंने इसको किस मैट्रिक्स विधि से हल किया है, या आप सारणिक बोल सकते हैं, सारणिक विधि से हल किया है। इस प्रकार से यहाँ तक कर लिया। फिर मैंने ओमेगा तीनों पदों में क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है, माइनस चिन्ह को गुणा कर दिया, तो ये समीकरण ए हमारे पास आ चुका है। यहाँ तक आपने नोट कर लिया है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब आगे देखिए, समीकरण ए को जिस भी स्टूडेंट को समझ में आ गया है उसके पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मैं समीकरण ए को यहाँ लिख देता हूँ, एफ सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, 2m ओमेगा वी वाई डैश स्क्वायर साइन लैम्डा आई कैप डैश माइनस का वी एक्स डैश साइन लैम्डा जे कैप डैश प्लस का वी एक्स डैश कोस लैम्डा के कैप डैश। ठीक है, तो ये है हमारे पास इक्वेशन ए। क्या है, इक्वेशन ए। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा।
यहाँ तक हमारे को समझ में आ गया है। अब हम आगे क्या करते हैं, देखिए अब यदि मैं इसके परिमाण की बात करूं, यदि मैं इसके परिमाण की बात करता हूं तो आई कैप, जे कैप और के कैप, इनके जो गुणांक हैं इनके मैं स्क्वायर करके इनका सबका क्या कर देता हूं, वर्गमूल कर देता हूं। तो देखिए एफ सी का जो परिमाण है वो क्या आएगा, 2m ओमेगा, ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वी वाई डैश का स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा, ये माइनस का है लेकिन इसका स्क्वायर होगा तो प्लस चिन्ह आ जाएगा, वी एक्स डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा प्लस का वी एक्स डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा की पावर 1/2। ये आ गया है इसका परिमाण, समझ में आया, ये आ गया है इसका परिमाण। अब देखिए इसको और यदि मैं हल करूं, एफ सी वैक्टर 2m ओमेगा बाहर है, अंडर द रूट लगा देते हैं इस बार। यहाँ देखिए वी एक्स डैश स्क्वायर, वी एक्स डैश स्क्वायर क्या है, कॉमन है, यहाँ लिख दीजिए वी एक्स डैश स्क्वायर कॉमन आया तो क्या मेरे पास बचा, साइन स्क्वायर लैम्डा प्लस कोस स्क्वायर लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ तो बच गया मेरे पास वी एक्स डैश स्क्वायर प्लस ये क्या बच गया मेरे पास, वी वाई डैश का स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा, साइन स्क्वायर लैम्डा। तो ये है हमारे पास परिमाण, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर बी। समीकरण नंबर बी तक आप नोट करें। तो यहां तक आपने नोट कर लिया है। तो ये तो था हमारे पास जो कोरिलियस फोर्स था ना, ये वाला, इसका मैंने क्या किया है, परिमाण लिया, तो मेरे पास ये बना। जैसे ही मैंने परिमाण लिया तो इन दोनों में से वी एक्स डैश स्क्वायर को कॉमन लिया तो मेरे पास बचा साइन स्क्वायर लैम्डा प्लस कोस स्क्वायर लैम्डा, जिसका मान होता है 1, वो जो कि मैंने यहाँ 1 जब इससे गुणा होगा तो वी एक्स डैश स्क्वायर ही आएगा, और इसको एज इट इज लिख दिया है। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट ए आई है, इक्वेशन नंबर ए आई है, उसमें देखेंगे कि कण का क्षैतिज दिशा में घटक, ठीक है, कोरिलियस बल के कारण क्षैतिज घटक क्या होंगे, समझ में आया। कोरिलियस बल का क्षैतिज घटक क्या होगा समीकरण 1 के अनुसार, वो देखते हैं हम। तो ये आपने नोट कर लिया है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। चलिए ठीक है, आगे चलिए। तो ये था हमारे पास कोरिलियस बल का परिमाण, जो कि आप इस जो भी मैंने क्यों बोला कि समीकरण ए तक जो पहुंच चुका है, जिसको समझ में आ गया है, उसके लिए आगे का टॉपिक इजी है। यहां से आप क्या करेंगे, अब दोबारा मेरे साथ बताइए, परिमाण निकालना है एफ सी वेक्टर का परिमाण। तो आई कैप, जे कैप और के कैप के जो गुणांक है उनका वर्ग करना है और रूट करना है, वर्गमूल कर, इनका जो गुणांक है ना, आई कैप का गुणांक ये है, जे कैप का गुणांक ये है, के कैप का गुणांक ये है, इनका क्या करना है, सबका स्क्वायर करना है और रूट करना है, जो कि हमने कर दिया था। और जो कॉमन आता है उसको क्या लेंगे हम, कॉमन लेंगे। अब फिर से आ जाइए समीकरण ए से, समीकरण ए से। अब हम समीकरण ए से क्या करने वाले हैं, बोलिए, कोरिलियस बल का क्षैतिज घटक ज्ञात करेंगे। समीकरण ए से कोरिलियस, समीकरण ए से कोरिलियस बल का क्षैतिज घटक ज्ञात करना, क्षैतिज घटक। अब देखो ए आया तो सब कुछ आ गया, जिसको ये ए समीकरण तक समझ में आया, आपने इसका परिमाण निकाला, फिर आप क्षैतिज में गए। अब आपको पता है कि क्षैतिज दिशा का नाम आते ही, क्षैतिज घटक नाम आते ही हमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष चुननी है, और आपको आसानी से पता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के एकांक सदिश क्या होते हैं, आई कैप और जे कैप। तो अब इसमें जो आई कैप और जे कैप की वैल्यू है वो रख दीजिए। तो क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, एफ सी एच, एफ सी एच का मतलब हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, तो 2m ओमेगा, तो ऐसे कैसे रहेगा। अब क्या ये y अक्ष है, क्षैतिज दिशा में आता है, बिल्कुल आता है, लिख दीजिए इसको, v y डैश साइन लैम्डा आई कैप डैश। क्या x आता है, बिल्कुल आता है, v x डैश साइन लैम्डा क्या हो जाएगा, j कैप डैश हो जाएगा। क्या के कैप भी आता है, क्या के कैप का मतलब जेड एक्स, क्या जेड एक्स क्षैतिज दिशा में आता है, नहीं आता, तो कोष्टक बंद कर देंगे। ये हमारे पास क्या हो चुका है, क्षैतिज घटक। दोबारा देखिए, क्षैतिज घटक का नाम आते ही समझेंगे आई कैप और जे कैप। आई कैप जे कैप वाले पद उठा लीजिए, आई कैप का ये रहा, जे कैप का रहा, के कैप से कोई मतलब ही नहीं है, भाड़ में जाए के कैप। तो आई कैप और जे कैप हमने ले लिए हैं। तो ये हो चुका है हमारे पास कोरिलियस बल का क्षैतिज घटक,
ठीक है। कोरेलियस बल का क्षैतिज घटक 2m ओमेगा वी वाई डैश साइन लैम्डा आई कैप माइनस वी एक्स डैश साइन लैम्डा जे कैप डैश। अब देखिए, अब हम इससे आगे क्या करेंगे, जैसे समीकरण ए का हमने परिमाण निकाला था वैसे ही हम जो क्षैतिज घटक है उसका भी परिमाण निकालते हैं। तो एफ सी एच वेक्टर, इसका परिमाण निकालता हूं मैं, तो 2m ओमेगा ऐसे कैसे। अब मैंने परिमाण निकाला आपको बता दिया है, जो भी j और i के क्या है गुणांक हैं इनका स्क्वायर करके रूट करना है। तो इनका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा वी वाई डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा प्लस, ये माइनस का था इसका स्क्वायर करूंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये वी एक्स डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा। क्या इसमें से साइन स्क्वायर लैम्डा को बना रहा है, और जब साइन स्क्वायर लैम्डा को रूट से बाहर निकालूंगा तो साइन लैम्डा में आएगा। इतना सब तो कॉन्सेप्ट आपको आता है, 11-12 में आप पढ़ के आ चुके हैं। साइन लैम्डा, साइन स्क्वायर लैम्डा कॉमन लिया, स्क्वायर को जब रूट से बाहर निकालते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है और साइन लैम्डा बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, इसको मैं लिख सकता हूँ वी एक्स डैश स्क्वायर प्लस वी वाई डैश स्क्वायर। अब आप मेरे को बताएंगे कि मैं यूनिट नंबर 1 के चैप्टर फर्स्ट से आपको बताता आ रहा हूँ कि किसी भी निर्देश तंत्र का, मान लीजिए एक्स दिशा में वेग कितना है वी एक्स है और वाई दिशा में वेग कितना है वी वाई है, और उनका क्या है स्क्वायर है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ वी स्क्वायर लिख सकता हूँ। भाई एक्स अक्ष का वेग और वाई अक्ष का वेग मतलब 2D मोशन है, और 2D मोशन में कण का वेग को हम वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यदि बात हो एच डैश निर्देश तंत्र की तो हम इसको क्या लिख सकते हैं वी डैश स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ वी डैश स्क्वायर, जो कि चैप्टर 1 में मैंने आपको बता रखा है, तो इसमें कोई नई चीज नहीं जोड़ी है। यहाँ पर एक्स दिशा में कण का वेग वी एक्स है, वाई दिशा में क्या है वी वाई है, तो मैं उसको वी डैश भी लिख सकता हूँ। क्यों, जब निर्देश तंत्र एच डैश हो, और जब स्क्वायर हो तो हम वी डैश स्क्वायर लिखेंगे। तो इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ वी डैश स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे मेरे साथ एफ सी एच का जो परिमाण है वो आया है 2m ओमेगा साइन लैम्डा, वी डैश स्क्वायर रखूंगा, वही बात स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा बोलिए कैंसिल, और मेरे पास आ जाएगा वी डैश। ये आ चुका है क्षैतिज दिशा में हमारे पास जो कण है, क्षैतिज दिशा में जो कण है उस पर कोरेलियस बल लगा है, उसका क्षैतिज घटक तो हमारे पास ये आया है, ठीक है। फिर क्षैतिज घटक का जो परिमाण है वो आया है हमारे पास 2m ओमेगा साइन लैम्डा वी डैश। इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास, तो यहां तक आप नोट करें और ये आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा बताता हूं, समीकरण ए तक आप आसानी से आ जाएंगे। ओमेगा की वैल्यू फिक्स है, वी डैश आपको निकालना है, मैंने बता दिया। क्षैतिज दिशा के लिए मैं बार बार इस लेक्चर में कम से कम 6-7वीं बार बोल रहा हूं। वी के लिए आप क्या करेंगे, क्षैतिज दिशा का मतलब एक्स एक्स वाई एक्स, एक्स दिशा में वेग वी एक्स, वाई दिशा में वी वाई, और उनके एकांक सदिश आई कैप जे कैप के रूप में लिख लेंगे। सारणिक के द्वारा हल करेंगे, यहाँ तक आएंगे। फिर इसका क्या निकालना है, स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको याद करने का। समीकरण ए का क्या निकालेंगे आप, परिमाण। जैसे ही इसका परिमाण निकालेंगे तो फिर आप आ जाएंगे क्षैतिज दिशा में। इसमें से क्षैतिज दिशा निकाल लीजिए कौन कौन सी होगी, जिसमें आई और जे होगा, यहाँ निकालिए आपने। जब फिर हमने इसका क्या निकाला, परिमाण निकाला, एफ सी एच का परिमाण, और हमारे को आया कि क्षैतिज दिशा में जो कोरेलियस बल का जो घटक होगा वो हमारे पास ये होगा। तो यहां तक आप नोट करें, रफ कर देता हूं मैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब यदि बात करूं मैं ऊर्ध्वाधर घटक की, समीकरण ए से कोरेलियस बल का ऊर्ध्वाधर घटक। अब ऊर्ध्वाधर घटक देखिए, समीकरण ए में चलिए, ऊर्ध्वाधर घटक का मतलब के कैप यानी जेड एक्स, तो आई कैप आएगा क्या उसमें, नहीं आएगा, जे कैप नहीं आएगा, के कैप आएगा। लिख दीजिए अब एफ सी वी वर्टिकल ऊर्ध्वाधर। उससे पहले हम इसके घटक करते हैं। एफ सी वी का क्या घटक आ जाएगा, 2m ओमेगा बाहर रहेगा और केवल ये आएगा अंदर, वी एक्स डैश कोस लैम्डा के कैप डैश। अब यदि मैं इसके परिमाण की बात करूं तो एफ सी वी देखिए 2m ओमेगा, परिमाण कैसे निकालते हैं, जो भी हमारे पास एकांक सदिश होता है उसके गुणांक का वर्ग करते हैं पहले, यानी स्क्वायर करते हैं और उसका रूट करते हैं। तो इसका स्क्वायर करते हैं तो मेरे पास ये आता है। या मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये एक ही पद है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ इसका स्क्वायर। तो वही बात है वी एक्स डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा। अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और मेरे पास आता है इसका परिमाण है निकल कर 2m ओमेगा वी एक्स डैश
कोस लैम्डा। तो ये आ गया है मेरे पास ऊर्ध्वाधर घटक, समीकरण ए से कोरिलियस बल का ऊर्ध्वाधर घटक। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि समीकरण ए तक आप कैसे भी आ जाइए, कैसे भी क्या, बिल्कुल इजी मैंने बता दिया है। ओमेगा की वैल्यू फिक्स है, वी डैश कैसे निकालना है बता दिया है, यहां तक आएंगे फिर इसका परिमाण निकालना है, फिर क्षैतिज घटक के लिए आपको आई जे उठाना है और ऊर्ध्वाधर घटक के लिए के उठाना है, परिमाण निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। अब हमारे पास दो स्टेटमेंट है, वो भी मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। तो यहां तक आप नोट करें। कर लिया नोट? चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखिए हमारे पास जो क्षैतिज घटक आया था ना, उसको मैं यहां दोबारा से लिख रहा हूं FCH। FCH क्या आया था हमारे पास, क्या उठाना है, I और J। I और J उठा लीजिए। यहां पर I का क्या मान है, VY डैश साइन लैम्डा I कैप डैश, और J है हमारे पास VX डैश साइन लैम्डा J कैप डैश। क्या है FCH 2m ओमेगा VY डैश साइन लैम्डा I कैप डैश माइनस VX डैश साइन लैम्डा J कैप डैश, ये है। अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसको मैं इक्वेशन दे रहा हूं C, दे देता हूं मैं, क्या दे रहा हूं C। अब जो मैं स्टेटमेंट की बात कर रहा था वो मैं लिखता हूं, फिर आपको डिटेल से समझाता हूं। समीकरण C से उत्तरी गोलार्ध में ध्यान देंगे सभी, समीकरण C से उत्तरी गोलार्ध में कण पर कोरिलियस बल का क्षैतिज घटक, उत्तरी गोलार्ध में कण पर कोरिलियस बल का, यदि आपका कण जो गतिशील हो रहा है वो उत्तरी गोलार्ध में है, तो कण पर कोरिलियस बल का क्षैतिज घटक, कोरिलियस बल का क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर उत्तरी गोलार्ध में कण पर कोरिलियस बल का क्षैतिज घटक सदैव दाहिनी ओर यानी राइट साइड, दाहिनी ओर, तथा दक्षिणी गोलार्ध में, समझ में आ गया होगा कहां लगेगा, बाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर लगता है। स्टेटमेंट को ध्यान से सुनेंगे, मैं समझाऊंगा। उत्तरी गोलार्ध में कण पर कोरिलियस, मान लीजिए आपका जो गतिशील कण है वो उत्तरी गोलार्ध में है इस वक्त, तो क्षैतिज घटक सदैव दाहिनी ओर मतलब मेरे राइट साइड लगेगा, और यदि वह दक्षिणी गोलार्ध में आ जाता है तो मेरे बाईं साइड लगेगा, और यदि ऊर्ध्वाधर हो तो वह ऊर्ध्वाधर ही रहता है, तथा ऊर्ध्वाधर सदैव ऊर्ध्वाधर की ओर ही लगता है। या हम ये नए भी लिखें तो भी चलेगा, क्योंकि हम यहां बात कर रहे हैं केवल क्षैतिज दिशा की। ऊर्ध्वाधर का तो आपको पता है, ऊर्ध्वाधर की यदि बात हो रही है तो ऊर्ध्वाधर किधर लगेगा हमारे पास, वह हमेशा ऊर्ध्वाधर ही लगता है, तो हमें ऊर्ध्वाधर की बात नहीं करनी, मैंने बता दिया ऊर्ध्वाधर हमेशा ऊर्ध्वाधर की ओर लगेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन ये है जो मैं आपको लिखा दिया हूं, समीकरण C से, इस वाले समीकरण C को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये क्षैतिज दिशा में है, तो उत्तरी गोलार्ध में कण है तो कोरिलियस बल का क्षैतिज घटक सदैव दाहिनी ओर लग रहा है, और दक्षिणी गोलार्ध में है तो बाईं ओर। अब मैं इस स्टेटमेंट को बिल्कुल आपको क्लियर कट समझाता हूं और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पहले मैं यहां इसको रफ कर रहा हूं अब, ठीक है। अब इसका कोई काम नहीं है हमारे पास। अब देखिए आप, मैं यहां से आपको डायग्राम से समझाता हूं। ये है हमारे पास अर्थ, ठीक है, ठीक है, ये अर्थ है। यहां पर क्या आई, भूमध्य रेखा। ये कौन सी है, उत्तर से दक्षिण दिशा को मिलाने वाली, इस प्रकार से घूम रही है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये क्या है बोलिए, पश्चिम। ये क्या है, पूर्व। और ये क्या है, उत्तर। ये क्या है,
दक्षिण। ये क्या है? दक्षिण। ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। स्टेटमेंट को प्रूफ करता हूं मैं। उत्तरी गोलार्ध में कण पर कोरिलियस बल क्षैतिज दिशा में लग रहा है। देखिए यहां पर अब मैं कण की जगह कोई व्यक्ति ले रहा हूं ए, और एक व्यक्ति है यहां पर पृथ्वी के पास, पृथ्वी के सेंटर की तरफ बी। अब बी वाले व्यक्ति को कहा गया, अब अर्थ आपको पता है इस प्रकार से क्या हो रही है? रोटेट हो रही है। इस प्रकार से क्या हो रही है? रोटेट हो रही है। हो रही है या नहीं? बोलिए। इस प्रकार से ही तो हो रही है पृथ्वी, पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार से हो रही है ना? मतलब कहने का मतलब है कि ये ऐसे हो रही है। अब ये 2D है हमारे पास, में इसको दर्शा नहीं सकता हूं एयर में तो ये इस प्रकार से हो रही है, लेकिन डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं कि यह इस प्रकार से गतिशील है। अब देखिए यह आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए आप, ये क्या है? हमारे पास 2D है। तो अब ये इसके पास कोई बॉल है, पृथ्वी लगातार घूम रही है तो ये ए भी घूम रहा है। अब ये है जो इसके पास बॉल फेंक रहा है, तो जब ये इसके पास बॉल फेंका तो बॉल कहाँ जानी चाहिए? यहाँ जानी चाहिए ना, लेकिन यह निरंतर घूम रहा है तो ए जो व्यक्ति है वो यहाँ आ जाता है, तो बॉल तो इसके पास जानी चाहिए। एक्चुअल में बॉल कहाँ जानी चाहिए? इसके पास, लेकिन बॉल कहाँ गई? यहां गई है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी तो निरंतर घूम रही है, पृथ्वी तो निरंतर घूम रही है, तो ए वाला जो व्यक्ति है उसकी पोजीशन बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके मध्य डिस्टेंस बहुत है। डायग्राम से हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध के टॉप पर जाएंगे ना हम, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जितने डिस्टेंस ये कवर करेगा तब तक जो ए व्यक्ति है वो हिल जाएगा अपनी पोजीशन से। क्यों? क्योंकि अर्थ तो रोटेट तो हो रही है ना। तो यहां पर ए था, ये तो बिल्कुल सही फेंका है बॉल को कि मेरे को कहां ए व्यक्ति को मारना है बॉल से, तो ये बॉल फेंक दिया। तो जब ये बॉल यहां गई तो ए व्यक्ति तो था ही नहीं, ए व्यक्ति कहां पहुंच चुका है? यहां। और जब ये ए व्यक्ति इसको देखता है, जब मैं, अब मेरे को समझिए आप, ए व्यक्ति जब मैं बॉल को देखूंगा तो मेरी राइट साइड है बॉल, मैं ऐसे हूं, बॉल यहां आई है, बॉल यहां आई है, तो मैं इस बॉल को देखूंगा तो मेरी राइट साइड क्या है? ये बॉल है। तो समझ में आया? मतलब राइट साइड का मतलब कोरिलियस बल का क्षैतिज घटक सदैव दाहिनी ओर, कहां? उत्तरी गोलार्ध में। तो ये तो था उत्तरी गोलार्ध की बात, समझ में आएगा? कारण क्या है कि डिस्टेंस ज्यादा है, पृथ्वी निरंतर घूम रही है। जब हम उसको गेंद फेंकेंगे ना तो वो व्यक्ति अपनी रियल पोजीशन से उठ चुका होगा, चल चुका होगा। जैसा कि मैंने बता दिया है, मैं यहां पर हूं, मेरे को कोई गेंद फेंक रहा है, अर्थ निरंतर घूम रही है, तो मैं यहां चला जाऊंगा, तो बॉल कहां आएगी? यहां पर। तो मेरे सापेक्ष जब मैं उसको देखूंगा तो मेरे राइट हैंड की तरफ है, मतलब दाहिनी ओर। कहां? उत्तरी गोलार्ध की। अब बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। मान लीजिए दक्षिणी गोलार्ध में इस बार व्यक्ति ए तो यहां है और व्यक्ति बी कहां है? यहां पर है। अब फिर से इसको एक टास्क दिया गया कि आप यहां पर बॉल फेंकिए, ठीक है। अब अर्थ तो वापस घूम रही है, तो जब ये बॉल तो सही फेंक रहा है, लेकिन इसकी पोजीशन क्या हो गई? फिर से चेंज हो गई। इसकी पोजीशन क्या हो गई? फिर से, ये तो यहां चला गया और बॉल हमारे पास यहां आ गई। अब जब ये यहां, मान लीजिए ए वाला व्यक्ति मैं हूं, बॉल यहां है, तो मैं बॉल को किधर देखूंगा? लेफ्ट साइड में। तो मतलब कि, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, तो ये कौन सा है? लेफ्ट हैंड। कौन सा है? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड की दिशा बाईं ओर होती है। मान लीजिए कि मेरी पोजीशन यहां है, बी वाला मेरे को बॉल फेंक रहा है, तो पृथ्वी घूम रही है, मैं नहीं घूम रहा, इसके कारण मेरी पोजीशन बदल चुकी है और बॉल आ गई है यहां पर। तो जब मैं बॉल को देखूंगा तो मेरे क्या है? ये लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में है मतलब दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर लगता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस डायग्राम से ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तब मैंने आपको बताया है कि उत्तरी गोलार्ध में कण पर कोरिलियस बल का ये पश्चिम तो इसका है ना, उत्तरी गोलार्ध में कण पर कोरिलियस बल का क्षैतिज घटक सदैव दाहिनी ओर। बता दिया हूं क्यों? डिस्टेंस अधिक है, बॉल तो ये सही जगह फेंक रहा है, लेकिन अर्थ के रोटेट हो रही है तो इसकी पोजीशन बदल जाएगी और ये यहां पर पहुंच जाएगा। ये यहां पर पहुंचेगा तो जब ये यहां से देखेगा तो ये पाएगा कि ये कहां है? राइट साइड। और जब ये राइट साइड है तो मतलब कहां? दाहिनी ओर है। समझ में आ गया? और जब ये यहां पर आया तो बॉल तो यहीं आई है, लेकिन ये आगे निकल चुका है, और जब ये बॉल को देखता है तो कहां आता है? ये लेफ्ट साइड में। तो ये था स्टेटमेंट कि उत्तरी गोलार्ध में कण पर कोरिलियस बल का जो क्षैतिज घटक है सदैव दाहिनी ओर, बता दिया हूं मैं, तथा दक्षिणी गोलार्ध में है तो बाईं ओर लगता है।
ये था आज का इंटरेस्टिंग लेक्चर। फिर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अपकेंद्रीय त्वरण था उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में लगातार, इसलिए मैं आपको इसको याद रखने की भी ट्रिक बता रहा हूं, लास्ट बार बता रहा हूं, दोबारा सुनिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, कोरेलियस बल का फॉर्मूला लिख लेना है। एफ सी बराबर क्या होता है, माइनस का 2m ओमेगा इंटू वी डैश। अब हम जानते हैं कि ओमेगा की वैल्यू फिक्स आपके पास है, जे कैप डैश ओमेगा कोस लैम्डा प्लस के कैप डैश ओमेगा साइन लैम्डा, ये आपके पास क्या है, फिक्स है। वी डैश कैसे चेक करें सर, वी डैश कैसे चेक करोगे आप, आपको कंडीशन दी है क्षैतिज दिशा। अब क्षैतिज दिशा में आपको पता है क्या कि क्षैतिज दिशा में 2 ही अक्ष आती हैं, ऊर्ध्वाधर तो कभी आएगी ही नहीं, तो एक्स अक्ष और वाई एक्स क्षैतिज है, वहां कण होगा। एक्स अक्ष की दिशा में वेग वी एक्स, वाई अक्ष में वी वाई, उनके एकांक सदिश आई कैप जे कैप उसके रूप में हमने लिख लिया। समझ में आ गया। जैसे ही लिखा उसको सारणिक विधि से हल कर दी और समीकरण ए तक पहुंच गए। अब समीकरण ए का क्या करना है, परिमाण निकालना है। क्षैतिज घटक की बात हो तो आई कैप और जे कैप को ले लेना है, ऊर्ध्वाधर घटक की बात हो तो के कैप को ले लेना है, और बाद में हमें जो क्षैतिज घटक था उसके अनुसार इसको बताना है कि उत्तरी गोलार्ध में, समझ में आ गया, बॉल यहीं फेंक रहा है लेकिन पृथ्वी घूम रही है, डिस्टेंस अधिक है तो इसकी पोजीशन बदल जाती है, और जब यह देखता है खड़ा होकर बॉल को तो ये राइट साइड आता है, मतलब दाईं ओर, जो कि मैं लिखा रहा हूं सदैव दाहिनी ओर, और जब ये दक्षिण में आता है तो ये बाईं ओर चला जाता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सदैव बाईं ओर लगता है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर जो कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, उसका आंसर आपको मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट तक पहुंचाएं। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, नए जोश के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।